अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सैजिटेरियस ए स्टेरिक ब्लैक होल जो कि हमारी अपनी गैलेक्सी का मिल्की वे का ब्लैक होल है, उससे पहले हमने M87 मेजियर 87 के ब्लैक होल की तस्वीर ली। आखिर क्यों? जब भी हम ब्लैक होल को देखते हैं, मसलन M87 एक जायंट गैलेक्सी का ब्लैक होल है जो कि विर्गो कंस्टेलेशन में मौजूद है, उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ऑरेंज कलर का इमेज मिलता है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि ब्लैक होल बजाते खुद ऑरेंज कलर का नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें रेडियो टेलीस्कोप्स के ज़रिए, रेडियो कैमरे के ज़रिए देखें तो आपको ऑरेंज कलर का शुबा होता है। ये कोई भी कलर हो सकता है, ये ग्रे कलर भी हो सकता है, लेकिन हमने चीज़ों को आसान करने के लिए और विजुअलाइजेशन को बेहतर करने के लिए इसे ये कलर दिया है। ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले ब्लैक होल को डिटेक्ट किया 1964 में एक्सपेरिमेंटली, और ये ब्लैक होल था सिग्नस X1। सिग्नस X1 मिल्की वे का एक ब्लैक होल है जिसे एक साउंडिंग रॉकेट ने डिटेक्ट किया। और कैसे डिटेक्ट किया? क्योंकि उसे एक्स रेज की भरमार नज़र आ रही थी, और जब हमने ये देखा कि ये एक्स रेज कहाँ से आ रही हैं तो हमें एक ब्लू स्टार नज़र आया। वो ब्लू स्टार जो कि एक ब्लैक होल खा रहा था, और उस ब्लैक होल ने जब उस ब्लू स्टार को खाना शुरू किया तो उसकी एक्रीशन डिस्क से ये एक्स रेज नमूदार हो रही थी। ये स्टार हमसे 6100 लाइट ईयर्स दूर था। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी ब्लैक होल का इंटरेक्शन जब स्टार से होगा या किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से होगा तो ये बहुत ज़्यादा कभी चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको एक्स रेज मिलेंगी, हाई एनर्जी रेडिएशंस मिलेंगी, और उन हाई एनर्जी रेडिएशंस को आप ज़मीन या उसके पास डिटेक्ट करके उस ब्लैक होल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ब्लैक होल कहाँ पर है। इस किस्म की रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए अब हमें एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज चाहिए थी। इंसान ने सोचा कि वो क्यों ना इन एक्सरे रेडिएशंस को डिटेक्ट करे और ऑब्जर्वेटरी डिज़ाइन करे। लेकिन अब एक और मसला आ गया, और वो मसला ये आ गया कि एक्स रेज हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। एक्स रे रेडिएशंस हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, और उसकी वजह ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है। ज़मीन के गिर्द एक बैरियर है। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर रेडियो वेव्स का कुछ हिस्सा और उसके साथ ऑप्टिकल बैंड, ये दो किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि हमारी ज़मीन पर पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई टेलीस्कोप बनानी है जो कि ज़मीन पर रहकर सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेगी, तो या तो वो रेडियो टेलीस्कोप हो सकती है या वो विजिबल रेंज में टेलीस्कोप हो सकती है। लेकिन अगर हमने एक्सरे टेलीस्कोप बनानी है, एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनानी है जो कि एक्सरे रेडिएशंस को एनालाइज करे, डिटेक्ट करे और एनालाइज करे, तो उसे हमें स्पेस में भेजना पड़ेगा। हमें अगर इंफ्रारेड में कोई टेलीस्कोप बनानी है, स्पेस में भेजना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमने एक्सरे को डिटेक्ट करना है तो फिर हमने चंद्रा ऑब्जर्वेटरी या कंस्टेलेशन एक्स ऑब्जर्वेटरी जो कि आगे हम भेजने वाले हैं, इनको हमने स्पेस में भेजा ताकि वो वहाँ पर जाके एक्सरे रेडिएशंस को डिटेक्ट करें और हम उसको एनालाइज कर सकें। अगर ब्लैक होल्स हैं तो उनको देख सकें। लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने का एक और तरीका भी है, और ये तरीका बड़ा सिंपल है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से मिला। साइंसदानों ने गौर किया कि मिल्की वे के सेंटर में बहुत से सितारे एक ख़ास जगह के गिर्द घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उसकी एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्टार एक ख़ास हिस्से के करीब आता है और फिर बहुत तेज़ी से वहाँ से गुजरता है। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द सितारा आता है तो वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है जब वो ब्लैक होल के पास से गुजर रहा होता है। साइंसदानों ने एक स्टार को देखा, दूसरे स्टार को देखा, तीसरे को, और फिर ऐसा ऐसा वो प्लॉट करते रहे और उनको अंदाज़ा हो गया कि तमाम स्टार्स इस ख़ास पॉइंट के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और कुछ स्टार्स ऐसे हैं जब वो इस पॉइंट के बहुत करीब से गुजरते हैं तो उनकी स्पीड रोशनी की स्पीड के 8%, 0.08 गुना हो जाती है। ये एक बहुत हैरानी की बात है क्योंकि वहाँ पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी उस जगह पर कि वो क्या है जो कि इन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि ये ब्लैक होल है जो कि इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रखता है कि तमाम सोलर सिस्टम्स और तमाम स्टार्स उसके गिर्द घूम रहे हैं। एक और एविडेंस रिसेंटली हमारे पास आया जब हमने ग्रेविटेशन
एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद रखी। आइंस्टाइन की थ्योरीज के मुताबिक जब भी दो ब्लैक होल आपस में एक बाइनरी कपल के तौर पर डांस करते हैं, एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इन वेव्स को सेंस करने के लिए अमेरिका में 2 लैब्स बनाई गई जिन्हें लिगो कहा जाता है, और फिर हमने इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया और जब देखा तो हमें नज़र आया कि 2 बाइनरी होल्स, ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर रहे थे। ये भी एक एविडेंस था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्टिविटी के साथ। फिर हम इसी मॉडल को आगे स्पेस में लेके जा रहे हैं, जहां पर हम लीजा ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे जो कि ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी को फ़रोग देगी और बिग बैंग और बहुत से और इवेंट्स को भी एक्सप्लोर करेगी। तो मैं वापस आता हूं ब्लैक होल की तरफ। जब उसके गिर्द प्लाज्मा रोटेट कर रहे हैं और प्लाज्मा जो उसके गिर्द गैसेस, हॉट गैसेस, आयोनाइज्ड गैसेस रोटेट कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन करती हैं। मिलियंस ऑफ डिग्रीज वो टेम्परेचर गेन करती हैं, ग्लो करती हैं, मुख्तलिफ बैंड्स में ग्लो करती हैं और एक्सरेज तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेडियो वेव्स भी प्रोड्यूस करती हैं। अब रेडियो वेव्स को ज़मीन पर हासिल करना, रिसीव करना हमारे लिए आसान है। मैंने आपको पहले वो ग्राफ दिखाया जिसमें आपने देखा होगा कि रेडियो वेव्स, रेडियो टेलीस्कोपी ज़मीन पर रहकर की जा सकती है। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि अगर हम ब्लैक होल की रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लें तो हम ज़मीन पर रहकर काम कर सकते हैं और ब्लैक होल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप की ज़रूरत है, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और अगर आपने बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करना है टेलीस्कोप के ज़रिए, तो फिर वो टेलीस्कोप भी बहुत बड़े साइज़ की चाहिए। अगर छोटी वेव्स को आपने कैप्चर करना है, जिस तरीके से एक्सरेज, गैमा रेज, तो आपको छोटी टेलीस्कोप चाहिए, इवन इंफ्रारेड। लेकिन अगर आपने रेडियो वेव्स को कैप्चर करना है, और कई रेडियो वेव्स ऐसी हैं जो कि ज़मीन से भी बड़ी होती हैं या ज़मीन के बराबर होती हैं, तो आपको ज़मीन के बराबर एक टेलीस्कोप चाहिए। अब इतनी बड़ी टेलीस्कोप तो हम बना नहीं सकते, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ज़मीन पर मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स बनाई जिन्हें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स कहा जाता है। 8 मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स यूज़ की और उसके ज़रिए हमने M87 को देखा। सबसे पहले जो ब्लैक होल देखा गया उसे M87 कहा जाता है। आपका तो ये ख्याल होगा कि हमें सबसे पहले सजिटेरियस ए स्टार को देखना चाहिए, क्योंकि सजिटेरियस ए स्टार 2000 गुना ज़्यादा करीब है M87 के ब्लैक होल से। तो एक ब्लैक होल हमारे बिल्कुल करीब है, हम उसे पहले क्यों नहीं देख रहे, हम दूर के ब्लैक होल को देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दूर का जो ब्लैक होल है वो ज़्यादा बड़ा है, वो 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक होल जो कि हमसे बहुत लाइट ईयर्स दूर है, उसका साइज़ बड़े होने की वजह से, और ये जो ब्लैक होल है सजिटेरियस ए स्टार जो कि हमारे करीब है, 27000 लाइट ईयर्स के फासले पर है, छोटा होने की वजह से इनका साइज़ ऑलमोस्ट हमें एक जैसा नज़र आता है। लेकिन एक और कबाहत है, और वो कबाहत यह है कि जब हम गैलेक्सी के सेंटर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सी डस्ट है, और डस्ट की वजह से रेडियो वेव्स को वहाँ से रिसीव करना बहुत बड़ा चैलेंज है, इंजीनियरिंग चैलेंज है। लेकिन जब हम अपनी गैलेक्सी के ऊपर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर किसी भी ब्लैक होल को डिटेक्ट करना, करीबी ब्लैक होल को डिटेक्ट करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं है। तो डस्ट की वजह से, जो कि सेंटर में है हम मिल्की वे के, एक बहुत बड़ा मसला था कि हमने पहले सजिटेरियस ए स्टार को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि हम M87 की तरफ गए। मैं आपको यहाँ पर उनकी साइज़ में डिफरेंस भी दिखा रहा हूँ। और अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें कि कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन फैक्टर था इन टेलीस्कोप्स का, EHT का, ब्लैक होल देखने के लिए, तो अगर आपने चांद पर, ये एक एग्जांपल है, एक डोनट रखा है और ज़मीन से आप एक टेलीस्कोप के ज़रिए उसको देख सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए। या आपने अमेरिका के एक किनारे पर एक टेलीस्कोप लगाई है और दूसरे किनारे पर आपने एक रेत का ज़रा देखना है, इतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो हमें जो साइज़ चाहिए उस टेलीस्कोप का वो ज़मीन के बराबर चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने 8 मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स लगाई और उनके ज़रिए हमने उनको वर्चुअली कनेक्ट किया और वो वर्चुअली एक टेलीस्कोप बन गए। उस टेलीस्कोप का फ़ायदा ये था कि जब ज़मीन रोटेट करती थी तो वो टेलीस्कोप मुख्तलिफ एंगल्स पर जाकर सैंपल्स ले लेती थी। तो हमें यही महसूस होता था कि हमने एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना दी जो कि ज़मीन के बराबर है। मैं आपको यहाँ पर इस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। तो जो टेलीस्कोप्स बहुत दूर थी एक दूसरे से, अब 8 लगी हुई हैं, उनमें से 2 जो हैं वो बहुत दूर हैं,
उनका जो कॉम्बो है, उनका जो कपल है, वो हम यूज़ करते हैं फाइन चीज़ों को, जो छोटी चीज़ें हैं लेकिन शार्प चीज़ें हैं ब्लैक होल की, उनको डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो एजेस हैं ब्लैक होल की, जो कि फाइन और छोटी हैं, उनको हमने इन टेलीस्कोप की मदद से प्लॉट किया। फिर इसी तरीके से हमने और कॉम्बिनेशन बनाए इन 8 टेलीस्कोप्स के, जो क्लोजर थी उनसे निस्बतन जो वाइडर रेंज, जो एक्रीशन डिस्क नज़र आ रही है वाइडर रेंज की, उसको प्लॉट किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कॉम्बिनेशंस लेकर इनमें जो डाटा प्रोसेसिंग है उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि डाटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती थी और एक टेलीस्कोप से दूसरी टेलीस्कोप तक डाटा कैसे आता था। बहुत अहम बात है, इंटरनेट के ज़रिए नहीं आता था। तो हमने इन सब को इकट्ठा किया और फिर हमें जो एक तस्वीर मिली ब्लैक होल की, उसको आज हम देख सकते हैं। 8 टेलीस्कोप्स हैं, ज़मीन की रोटेशन की वजह से हमें इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनमें मिसिंग है। मसलन इसकी एग्जांपल आप एक पियानो से ले सकते हैं कि उस पर आप एक ट्यून बजा रहे हैं और उसमें 3 कीज़ नहीं है, तो अब जब भी आप उन कीज़ को दबाएंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी, सुनने वाले को पता लग जाएगा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम है। अब उनमें अगर आप कोई और टोन डाल दें तो आपकी ट्यून टोटल डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम ब्लैक होल को देख रहे हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, मशीन लर्निंग आ जाती है, जो कि उनको कंबाइन भी कर रही है और प्रिडिक्ट भी कर रही है कि यहाँ पर किस किस्म की इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। M87 क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, इसलिए उसका ऑर्बिट भी बड़ा है, उसकी एक्रीशन डिस्क का ऑर्बिट बड़ा है, इसलिए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। जब भी हम उसको टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आता, इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए जो एल्गोरिदम्स थे, हमारा ये ख्याल था कि वही सेजिटेरियस ए स्टार पर भी यूज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेजिटेरियस ए स्टार एक छोटा ब्लैक होल है और उसके साथ साथ बहुत जल्दी टाइम के साथ उसकी एक्रीशन डिस्क चेंज होती है। मैं आपको यहाँ पर बहुत से इमेजेस दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि किस तरीके से उसकी एक्रीशन डिस्क टाइम के साथ साथ मिनट टू मिनट चेंज हो रही है। इसलिए हमें स्पेशल एल्गोरिदम्स बनाने पड़े जो कि इससे प्रोसेस कर सकें, इसके इमेजेस को प्रोसेस कर सकें। डेटा साइंटिस्ट की 4 टीमें बनाई गई और चारों टीमों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ली और उनको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लिए गए और जो एल्गोरिदम्स हमारे पास आए उनके साथ सॉर्टिंग की गई, अलग अलग किए गए इन ब्लैक होल्स के इमेजेस को, इनको एवरेज आउट किया गया और उसके बाद हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक होल के इमेज आए। 3 ब्लैक होल्स के इमेज बिल्कुल एक जैसे थे। आप 3 कैटेगरीज को देख सकते हैं, तो 3 कैटेगरीज ने या 3 ग्रुप ने जो अपना ब्लैक होल का इमेज प्रेजेंट किया वो एक जैसा था। थोड़ा बहुत फर्क उनमें भी था कि जो ग्लोइंग पार्ट है उसमें फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि अगर आप बीच वाले जो पर्पल बॉर्डर्ड ब्लैक होल उसमें आप देखें तो वहाँ पर आपको चीज़ें ग्लो करती हुई कम नज़र आ रही, लेकिन अगर आप पिंक वाले को देखें तो वहाँ पर चीज़ें ग्लो करती ज़्यादा नज़र आ रही। लेकिन अगर आप ऑरेंज कलर को देखें तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का ब्लैक होल है, उसमें तो चीज़ें ग्लो करती भी आपको उस तरह नज़र नहीं आ रही, उसका स्ट्रक्चर ही वो नज़र नहीं आ रहा जो कि बाकी तीनों का है। इसलिए क्योंकि 3 जो ब्लैक होल्स के इमेज थे वो एक जैसे हैं और वो हमारी प्रिडिक्शन के साथ, जो सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट कर रहे थे उनके साथ भी कंसिस्टेंट थे, हमारी थ्योरी के साथ भी कंसिस्टेंट थे। इसलिए हमने इन तीनों को इकट्ठा करके एक इमेज आपको ब्लैक होल के तौर पर नासा ने दिखाया। अदरवाइज हमारे पास 4 किस्म के सेट्स थे ब्लैक होल्स के। आज हम इस ब्लैक होल के इमेज को देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी अभी बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग और डाटा साइंटिस्ट का काम है, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से एल्गोरिदम्स ने ये तस्वीर हम तक पहुँचाई है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।